कलर की भी बात कर दी। उनकी बात करते हैं, सुनते नहीं। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक। वो कहते हैं काला धन आएगा, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सबका साथ सबका विकास। इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। हम हमारी लड़ाई को डाइल्यूट नहीं कर सकते। सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। मैडम स्मृति ईरानी जी, वी आर नॉट योर चाइल्ड। नारेबाजी हम फिर भी करेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। देशद्रोह कांड में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया ने जेल से निकलने के बाद मोदी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। कन्हैया ने कहा है कि वो भारत से आजादी नहीं मांग रहा है, भारत में आजादी मांग रहा है। सुनिए कन्हैया की आजादी का मतलब। देश के अंदर जो समस्या है, क्या उस समस्या से आजादी मांगना गलत है? ये क्या कहते हैं, किससे आजादी मांग रहे हो? तुम ही बता दो कि क्या भारत ने किसी को गुलाम कर रखा है? नहीं, तो ऑब्वियसली भारत से नहीं मांग रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। और में फर्क होता है। अंग्रेजों से आजादी नहीं मांग रहे हैं, वो आजादी इस देश के लोगों ने लड़ करके लिया है। विज्ञान में कहा गया है कि आप जितना दबाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन इनको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विज्ञान पढ़ना एक बात है, वैज्ञानिक होना बहुत दूसरी बात है। तो वो लोग जो वैज्ञानिक सोच इस देश में रखते हैं, अगर उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तो इस मुल्क के अंदर जो आजादी हम मांग रहे हैं, भुखमरी और गरीबी से, शोषण और अत्याचार से, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए वो आजादी हम लेकर रहेंगे। और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा, इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे इस मुल्क में। ये हमारा सपना, यही बाला साहब का सपना था, यही साथी रोहित का सपना है। देखो, एक रोहित को मारे हो, उस कंटिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे, वो आंदोलन कितना बड़ा बनकर के उभरा है, कितना बड़ा बनकर के इस मुल्क में खड़ा हुआ है। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अवस्थी, भारत में भुखमरी, शोषण, गरीबी और अत्याचार से आजादी मांगने में गलत क्या है? नेहा जी इन्होंने एक शब्द नहीं बोला आतंकवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद से आजादी क्यों नहीं बोला उन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं कि इस भाषण में एक बार भी आतंकवाद, जो इस समय जिस आतंकवाद से ये देश बहुत बुरी तरह से त्रस्त है, रोज कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती है, कश्मीर में होती है या पठानकोट में होती है, इस आतंकवाद से आजादी का कोई आवाहन नहीं है पूरे उसमें। है कोई इस बात का जवाब देने वाला? अगर कोई जवाब देने वाला है तो मुझे बताए कि हमारे नौजवान सिपाही जो हैं वो कभी सुकमा में, कभी कहीं और, कभी बस्तर में, कहीं दंतेवाड़ा में रोज मारे जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस देश के संविधान के तहत एक नौकरी ली, उसने इस देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए। अगर उसके लिए उसको जान देनी पड़ती है इसी देश के किसी दुश्मन द्वारा, तो उससे आजादी की बात का नारा कौन लगाएगा? प्रोफेसर आभादेव हबीब मेरे साथ है, आप जवाब देना चाहेंगे? प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी कह रहे हैं, तो बताइए ना। आतंक से आजादी,
इसका नारा कौन लगाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं सही लगाया? बात है, और मुझे लगता है कन्हैया उसी दिशा में ले जा रहा है। अगर ये जो आप आतंकवाद या नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, जब तक हम पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, जब तक नौजवानों को मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ेंगे। आज हम देख रहे हैं मणिपुर में लगातार प्रॉब्लम चल रही है, आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पर है, कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस है। क्यों ऐसा हो रहा है कि उसका सवाल का जवाब हम नहीं ढूंढ रहे हैं? और उसी तरीके से आज हम देख रहे हैं कि पंजाब में और हरियाणा में तमाम ड्रग्स का आज युवा जो है शिकार है। और इसका मतलब यह है कि जब तक हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, आतंकवाद से आजादी का नारा क्यों नहीं लगाया? नहीं, उस मान अरे ये तो सब ठीक है, देखिए नारे में अगर आप पूरी उसकी बात सुनेंगे तो उसने ये बातें भी कही हैं। वो ठीक है, लेकिन इसके आतंकवाद से आजादी का नारा क्यों नहीं लगाया? आप ये बताइए, पर जो लगाया उसका क्या? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उसका क्या? ये बहुत अच्छी बात कही। जो गाय हत्या, बात रख ली, एक मिनट, गाय मांस पे आप हत्या कर रहे हैं, वो आतंकवाद नहीं है? मैं ये भी सवाल पूछूंगी। सौरभ कुमार मेरे साथ मौजूद है, लेकिन सौरभ बात तो ये है ना कि आज साफ किया कन्हैया ने, जब कल भाषण दिया तो बड़ा साफ किया कि भारत से आजादी मांगना और भारत में आजादी मांगना दो चीजें हैं। भारत से आजादी की मांग किसी ने नहीं की कि उसे देशद्रोही ब्रांड कर दिया गया। ये भारत में परेशानियों से, चुनौतियों से आजादी की बात की गई। इसमें गलत क्या है सौरभ? नेहा जी, बात यह है कि जो लेफ्ट की राजनीति है वो हमेशा से रही है कि जहां जिस तरीके का सिचुएशन हो उस तरीके से अपने आप को ढालना। जब 9 तारीख को नारे लगे तो साफ साफ नारे लगे भारत को तोड़ने के, भारत को बाहर भेजने के, भारत से आजादी के, भारत में आजादी के नहीं लगे थे नारे। आज ये भी 9 तारीख को नारे लगते हैं भारत को तोड़ने के, 9 तारीख को नारे लगते हैं भारत को तोड़ने के। हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, आप सुन रहे हैं जी? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ सौरभ जी। मैं कह रहा हूँ 9 तारीख को आप नारे लगाते हैं भारत को तोड़ने के, भारत से आजादी के, लेकिन जब आपको रियलाइज होता है कि कहीं हमने गलती कर दी, आप 11 तारीख को फिर कहते हैं कि आपको ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, भारत में आजादी चाहिए, और 20 दिन जेल में बिताने के बाद आप ये आगे कहते हैं कि हमें पूरा संविधान पे विश्वास है, जो कि 9 तारीख को नहीं था। आज सवाल उठा रहे हैं जो 11 तारीख को सवाल उठा रहे हैं, संविधान पे, भारतीय संविधान पे विश्वास है, न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास है, तो यह एक मायावी रूप है जो सामने लाया जा रहा है कि भाई हम ऐसे हैं। 9 तारीख जो हुआ था वो नहीं था, जबकि रियलिटी यह है कि 9 तारीख इनकी रियलिटी है। रियल फेस 9 तारीख जो हुआ था वो है, ठीक है। 11 तारीख और कल जो हुआ है वो इनका सही रूप नहीं है। इसे कौन तय करेगा? वो तो ये भी कह रहे हैं, सवाल तो ये भी उठा रहा है कन्हैया कि देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट कौन देगा? सरकार देगी या फिर अदालत देगी? एक और बात आपको बता दें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास चर्चा के लिए आऊंगी। कन्हैया ने अपने भाषण में ये भी कहा है, आप लोग सुन लीजिए जरा, क्योंकि हम आज सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या कन्हैया के सवालों से मोदी सरकार हिली है? बात का प्रमाण देगी कि ठीक कौन देशभक्त है। बहुत सारी चीजें, हनुमंतक। ठीक है सर, एक बात मिनट। ये है कन्हैया नेहा जी -40 डिग्री में खड़ा हुआ नौजवान सिपाही जो है वो इस बात का प्रमाण देगा कि देशभक्त कौन है। ठीक है, नहीं, लेकिन अदालतें अंतिम फैसला करती है ना, अदालतें अंतिम फैसला करती है। तो आप लोग सुन लीजिए, कन्हैया ने ये भी कहा है प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कि मोदी मन की बात करते हैं, अदालत पे तो भरोसा नहीं है ना। अदालत को तो ये जुडिशियल किलिंग कहते हैं, अदालत को तो जुडिशियल किलिंग कहते हैं। तो हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। पर्सनल चीज है। मेरी मां से आज लगभग 3 महीने के बाद मेरी बात हुई है। मैं जब भी जेएनयू में रहता था मैं घर बात नहीं करता था, जेल जाके एहसास हुआ कि बराबर बात करनी चाहिए। आप लोग भी करते रहिएगा अपने घर वाले से बातचीत। तो मैंने अपने माँ को कहा कि तुमने मोदी पे बड़ा अच्छा चुटकी लिया। तो मेरी माँ बोली कि नहीं, वो मैंने चुटकी नहीं लिया, चुटकी तो वो लोग लेते हैं, हंसना हंसाना उनका काम है,
हम तो अपना दर्द बोलते हैं, जिनको समझ में आती है वो रोते हैं, जिनको समझ में नहीं आती वो हंसते हैं। उसने कहा कि मेरा दर्द है, इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जी भी किसी की माँ का बेटा है। मेरे बेटे को देशद्रोह के आरोप में फंसा दिया है, तो कभी मन की बात करते हैं, कभी माँ की भी बात कर लें। जितेंद्र खुराना जी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। जितेंद्र जी, कन्हैया ने यह कहा प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं और किसी की नहीं सुनते। नहीं, कन्हैया यहाँ पर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो 11 तारीख की उनकी ओरिजिनल वीडियो जो सबने एडमिट किया है सही है, उसमें तो वो नारे लगा रहे हैं हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आज़ादी, और अब यहाँ इन्होंने कह दिया गरीबी से आज़ादी। वो स्टेटमेंट जो बोली थी उस समय तो बिल्कुल ये बदल गए हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। इन्होंने जो अभी कुछ डिबेट्स में यहाँ पर भी बोला गया कि जेएनयू में जो वहाँ ड्रग्स रात को 8 बजे के बाद लिए जाते हैं, क्या उससे आज़ादी नहीं चाहिए? और रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल छपे कि रोहित वेमुला ने मार्क्सवादी स्टूडेंट्स फेडरेशन छोड़ दिया क्योंकि उसको नफरत होगी, क्योंकि उसको वहां पर भी जातिवाद दिखा, और क्योंकि 51 साल से पुलिस ब्यूरो का एक भी दलित मेंबर नहीं है। क्या उससे आजादी नहीं मिलनी चाहिए? ये व्यक्ति भ्रमित है, ये व्यक्ति भ्रमित है अपनी छवि। अमीक जामी मेरे साथ मौजूद है, इस पर आपकी टिप्पणी, जो बात जितेंद्र जी ने कही। अमीक, नेहा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, कन्हैया के आने पर देश के नौजवानों की, छात्रों की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, उस पर मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं एक बहुत गंभीर बात करना चाहता हूं, और मुझे याद है कि हमारे साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट के अंदर बाबरी मस्जिद की जब उसको जमींदोज किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ है। आप भी विषय पे नहीं जो रहे। कुछ मैं विषय पे बोला, आप लोग मतलब उन्होंने अपना दुख उन्होंने अपना दुख पार्लियामेंट के अंदर व्यक्त किया, और उसके बाद उन्होंने कहा, और मैं आज ये जो पूरा 20 दिनों में सामूहिक मूर्खता इस देश के अंदर भाजपा की रूल की हुई इस सरकार ने दिखाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम हमारे माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी सामने आए। उन्होंने इशारे में तो कह दिया है कि पार्टी के नेता इस तरह का उस तरह का बयान ना दें, इनकी पार्टी ने बोला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जो कि इस देश के बड़े नेता हैं भाजपा के, हम सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उनको तो ट्विटर के जरिए मालूम था कि हाफिज सईद के लिंक में कि जेएनयू से उसका लिंक है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी गलती माने। ठीक है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष जी भी मौजूद हैं। अमीक जी, आशुतोष, सवाल ये है कि क्या कन्हैया अब ये सब अपनी छवि सुधारने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि कन्हैया के सवालों पर जो बाकी लोग हैं वो यही कह रहे हैं, एक तबका, कि ये सिर्फ छवि सुधारने की कोशिश है और कुछ। कन्हैया की छवि साफ है। ठीक है आशुतोष, आपका पूरे जवाब। देश की कम्युनिस्ट पार्टी की छवि साफ है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छवि सुधारने की जरूरत आज बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी और केंद्र की मोदी सरकार को है। और सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस देश की सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि वो बच्चों को, छात्रों को जेल में डालना चाहती है? कि उसको रोहित वेमुला से डर लगता है, उसको एफटीआई के छात्रों से डर लगता है, उसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों से डर लगता है, जिन बच्चों की तरफ हिंदुस्तान का भविष्य देखना चाहिए, जिनकी तेजस्विता पर हमको गर्व होना चाहिए, अगर उन बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए केंद्र की सरकार के मंत्री लग जाएं, अगर एफटीआई में ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया है जिनको कोई समझ नहीं और वहां के छात्र सड़कों पर हैं, और अगर कन्हैया जैसे बच्चों को अगर वो जेल में भेजा जाता देशद्रोह के आरोप में, तो इसका मतलब स्पष्ट है आशुतोष, आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को छात्रों से डर लगता है, और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कन्हैया के सवालों से हिली है मोदी सरकार। मैं आती हूँ आपके पास जितेंद्र जी, लेकिन उससे पहले जरा आशुतोष, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। कन्हैया अपनी कल की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, और ये अफजल गुरु पे हालांकि बहुत सवाल पूछे गए, लेकिन कन्हैया ने कहा अफजल गुरु मेरा आदर्श नहीं है, आज की तारीख में मेरा आदर्श रोहित वेमुला है। नहीं, मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये थी कि उसने जो विनम्रता दिखाई है, उसकी बातचीत में किसी तरह की कोई हिंसा दिखाई नहीं पड़ी, कोई बिटरनेस नहीं है। और ये मुझे लगता है कि जो एबीवीपी और तमाम आरएसएस, बीजेपी के लोग, कम से कम उनको ये सीखना चाहिए कि 21 दिन जेल में रहने के बावजूद भी
उसमें कहीं तीखापन दिखाई नहीं पड़ा। यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उसने कहा है कि भाई मेरी मां 3,000 रुपए कमाती है, मैं उसका बेटा हूं, और यही जेएनयू की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीब से गरीब परिवार का आदमी भी, बच्चा भी वहां आके बड़ा हो सकता है, एमफिल कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, जेएनयू का प्रेसिडेंट हो सकता है। जिस दिन इस बात को आरएसएस बीजेपी के लोग समझ जाएंगे, उस दिन उनको समझ में आएगा कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बड़ी चीज है और उस जैसे तमाम विश्वविद्यालय की इस देश के अंदर कितनी जरूरत है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि रोहित ने कि जो बात कन्हैया ने कही है कि आखिर क्या कारण है कि रोहित वेमुला जैसा छात्र को आत्महत्या करनी पड़ती है, क्या कारण है कि हार्दिक पटेल 22 साल का जो बच्चा है उसको गुजरात के अंदर जो है वो आंदोलन करना पड़ता है, उसको देशद्रोह के आरोप में जेल के अंदर डाला गया है। क्या कारण है कि एफटीआई के छात्र जो है सड़कों के ऊपर हैं? ये देश भर के छात्र क्यों मोदी सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब अगर मोदी सरकार ने नहीं सोचा, और अगर उनको डर लगता है इनसे, तो बताना पड़ेगा। पहले कि कन्हैया ने और क्या अहम बातें कही उस पर मैं जाऊं, जितेंद्र जी, क्योंकि आप लगातार अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं, आशुतोष जी यहाँ कह रहे थे उसमें हिंसा नहीं थी। इन्होंने जरा वहां जो नारा, कन्हैया की पहली लाइन बोलने के बाद ही जो एक नारा लगाया गया, पहली लाइन में जरा सुन नहीं पाया, लेकिन दूसरी लाइन थी कि वो मौत मरेगा। आप उसको रिपीट करिए। वो उन्होंने बोला वो मौत मरेगा, वो मौत मरेगा। दिस इज टेररिज्म, ये हिंसा नहीं है। आप क्या क्या डॉक्टर करेंगे? यू मस्ट हैव, आप मौत मरेगा ये वर्ड यूज किया गया। और सेकंडली ये झूठ बोल रहा है। अगर रोहित उसका आदर्श है तो उसको मार्क्सिज्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रोहित मार्क्सिज्म से हेट करता था, नफरत करता था। ही सेड मैं अंबेडकर की शरण में जा रहा हूं क्योंकि मुझे वही न्याय मिलेगा। जितेंद्र जी, मेरे ख्याल में अमित जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्या? हाँ पूछिए। जितेंद्र जी, अपने आका को पहचान लिया आपने? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये आपको सवाल समझ आया मैंने क्या कहा है? आई थिंक जरा सुना आपने, ना उनको ध्यान से सुना, ना मुझे ध्यान से सुना। मैं इस पे आपने उनको भी ध्यान से सुना नहीं है, ना मुझे ध्यान से सुना। रोहित वेमुला का खुद का वो मेरा नारा है कम्युनिस्ट, क्योंकि 51 सालों से एक भी पॉलिट ब्यूरो में दलित सदस्य नहीं आया है। आप दलित विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं। एक मिनट, ठीक है अमित जी, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए कन्हैया ने बहुत सारी बातें कही है, सब पे आप लोग इनकी पार्टी में जो दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उदित राज जी, पासवान जी, कौशल किशोर जी, अरे वो अंदर से घुट रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के आपको डर पता में है, वो बोल नहीं रहे हैं। और ये आपको रोहित के अंदर का पता नहीं था, इनके अंदर का पता है। मेरी कम्युनिस्ट पार्टी में रहने दीजिए। डी राजा, आप पश्चिम बंगाल में असफल हुए, फेल हुए गरीबी दूर करने में, और इस देश के फेल हुए असफल गरीब दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। चलो छोड़े, कोई बात नहीं, ठीक है, मेंबर है। ठीक है, मैं मानता हूं आपके अंदर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बोलने के लिए नहीं मिल रहा। डी राजा कौन है? अगले अब विषय पे आइए, कोई बात नहीं। 10 साल से डी राजा जी कौन है? 51 साल से पॉलिट ब्यूरो में एक भी दलित सदस्य क्यों नहीं है? माफी मांगी इसीलिए। और जब सीताराम येचुरी ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, तब भी रोहित वेमुला ने सवाल उठाया कि पहले पॉलिट ब्यूरो में तो एक दलित सदस्य लाइए। वो उसकी फेसबुक पोस्ट वायरल हुई, वो फेसबुक पोस्ट उसकी वायरल हुई। अभी तक आपको नहीं मिला। चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रख ली, आप दोनों कभी एक पन्ने पर तो आएंगे नहीं, बेचारे भेद तक ही चाहती है कि सरकारी विश्वविद्यालय बंद करके प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ गए हैं। कर दिया जाए। प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आज कन्हैया ने जब संबोधित किया प्रेस के माध्यम से देश को, तो उसने ये भी कहा कि टैक्स पेयर्स को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनके टैक्स से पैसे से पढ़ रहा जेएनयू का छात्र कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। हम पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स की सब्सिडी से जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि जेएनयू के लोग, जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाएं। आशुतोष, आप इसे किस तरह से देखते हैं कन्हैया? क्योंकि ये बात बहुत चर्चा में आई थी जिस वक्त जेएनयू का ये पूरा मामला उछला था, कन्हैया जेल में था, उस वक्त कहा गया देखिए टैक्स पेयर्स के पैसे पर सब्सिडाइज करके इनको शिक्षा दी जाती है जेएनयू वालों को, और ये करते क्या है, देश के खिलाफ झंडा उठाते हैं। तो आज कन्हैया ने उसे साफ किया है। नेहा जी, मैं आती हूँ प्रोफेसर साहब, एक मिनट, आशुतोष की प्रतिक्रिया लेके आपके पास आऊंगी। जी आशुतोष। मुझे लगता है कि जो लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नहीं जानते, जो लोग
जो लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जानते ही नहीं, वो इस तरीके की भौंडी बातें कह सकते हैं कि वहां टैक्स पेयर के पैसे से देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। इन लोगों की बातों पर मैंने देखे हैं, मैंने देखे अपनी आंखों से आती है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 8 साल तक रहा हूं, मैं 8 साल तक रहा हूं, और वहां पे मैंने कभी मैं किसी वामपंथी पार्टी का सदस्य नहीं था। एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकर था मैं अपने आप में, और वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। अरे आप पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जानिए, समझिए, वहां की संस्कृति को जानिए। वहां कभी किसी महिला के साथ, कभी किसी बच्ची के साथ, कभी किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होती। वहां बिल्कुल हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक वर्ष 2000 में 2 मेजर्स को पीटा गया वहां पे भारत पाक मुशाहिदे में। बच्चा 3000 दोनों शर्मा थे, बच्चा दोनों कारगिल के हीरो थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, क्या झूठ बोल रहे हैं आप आशुतोष जी? प्रेसिडेंट है। जब तक हम इस मर्म को नहीं समझेंगे, ठीक है आशुतोष, आप कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं जेएनयू को नहीं समझते। मेरे साथ यहाँ एबीवीपी से सौरभ मौजूद है। एक मिनट सौरभ, हाँ बोलिए हर बार भारत विरोधी कार्यक्रम यहाँ होते रहे हैं। कुछ मैं आती हूँ आपके पास जितेंद्र जी, लेकिन उससे पहले जरा आशुतोष मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। कन्हैया अपनी कल की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, और ये अफजल गुरु पे हालांकि बहुत सवाल पूछे गए, लेकिन कन्हैया ने कहा अफजल गुरु मेरा आदर्श नहीं है, आज की तारीख में मेरा आदर्श रोहित वेमुला है। नहीं, मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये थी कि उसने जो विनम्रता दिखाई है, उसकी बातचीत में किसी तरीके की कोई हिंसा दिखाई नहीं पड़ी, कोई बिटरनेस नहीं है। और ये मुझे लगता है कि जो एबीवीपी और तमाम आरएसएस बीजेपी के लोग, कम से कम उनको ये सीखना चाहिए कि 21 दिन जेल में रहने के बावजूद भी उसमें कहीं तीखापन दिखाई नहीं पड़ा। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उसने कहा है कि भाई मेरी मां 3000 रुपए कमाती है, मैं उसका बेटा हूं, और यही जेएनयू की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीब से गरीब परिवार का आदमी भी, बच्चा भी वहां आके बड़ा हो सकता है, एमफिल कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, जेएनयू का प्रेसिडेंट हो सकता है। जिस दिन इस बात को आरएसएस बीजेपी के लोग समझ जाएंगे, उस दिन उनको समझ में आएगा कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बड़ी चीज है, और उस जैसे तमाम विश्वविद्यालय की इस देश के अंदर कितनी जरूरत है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि रोहित ने कि जो बात कन्हैया ने कही है कि आखिर क्या कारण है कि रोहित वेमुला जैसा छात्र को आत्महत्या करनी पड़ती है। क्या कारण है कि हार्दिक पटेल 22 साल का जो बच्चा है उसको गुजरात के अंदर जो है वो आंदोलन करना पड़ता है, उसको देशद्रोह के आरोप में जेल के अंदर डाला गया है। क्या कारण है कि एफटीआई के छात्र जो है सड़कों के ऊपर हैं। ये देश भर के छात्र क्यों मोदी सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब अगर मोदी सरकार ने नहीं सोचा, और अगर उनको डर लगता है इनसे, तो बताना पड़ेगा। पहले कि कन्हैया ने और क्या अहम बातें कही, उस पर मैं जाऊं जितेंद्र जी, क्योंकि आप लगातार अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं, आशुतोष जी यहाँ कह रहे थे उसमें हिंसा नहीं थी। इन्होंने जरा वहां जो नारा, कन्हैया की पहली लाइन बोलने के बाद ही जो एक नारा लगाया गया, पहली लाइन में जरा सुन नहीं पाया, लेकिन दूसरी लाइन थी कि वो मौत मरेगा। आप उसको रिपीट करिए। वो उन्होंने बोला वो मौत मरेगा, वो मौत मरेगा। दिस इज टेररिज्म, ये हिंसा नहीं है। आप क्या क्या डॉक्टर करेंगे? यू मस्ट हैव, आप मौत मरेगा ये वर्ड यूज किया गया। और सेकंडली ये झूठ बोल रहा है। अगर रोहित उसका आदर्श है तो उसको मार्क्सिज्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मार्क्सिज्म रोहित मार्क्सिज्म से हेट करता था, नफरत करता था। ही सेड मैं अंबेडकर की शरण में जा रहा हूं क्योंकि मुझे वही न्याय मिलेगा। जितेंद्र जी, मेरे ख्याल में अमित जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्या? हाँ पूछिए। जितेंद्र जी, अपने आका को पहचान लिया आपने? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये आपको सवाल समझ आया मैंने क्या कहा है? आई थिंक जरा सुना आपने, ना उनको ध्यान से सुना ना मुझे ध्यान से सुना। मैं इस पे आपने उनको भी ध्यान से सुना नहीं है, न मुझे ध्यान से सुना। रोहित वेमुला का खुद का वो मेरा नारा है, हम मिनिस्टर, क्योंकि 51 सालों से एक भी पॉलिट ब्यूरो में दलित सदस्य नहीं आया है। आप दलित विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं। एक मिनट, ठीक है अमित जी, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए कन्हैया ने बहुत सारी बातें कही है, सब पे आप लोग इनकी पार्टी में जो दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उदित राज जी, पासवान जी, कौशल किशोर जी, अरे वो अंदर से घुट रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के डर में वो बोल नहीं रहे हैं। और ये आपको रोहित के अंदर का पता नहीं, के अंदर का पता है। मेरी कम्युनिस्ट पार्टी में रहने दीजिए। आप पश्चिम बंगाल में असफल हुए हैं गरीबी दूर करने में, और इस देश के फेल हुए हैं, असफल गरीब दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। चलो छोड़े, कोई बात नहीं, ठीक है, मेंबर है। मैं मानता हूं आपके अंदर
कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बोलने के लिए नहीं मिल रहा। डी राजा कौन है? अगले अब विषय पे आइए, आइए कोई बात। अरे 10 साल से डी राजा जी कौन है? 51 साल से पोलित ब्यूरो में एक भी दलित सदस्य क्यों नहीं है? माफी मांगी इसीलिए। और जब सीताराम येचुरी जी ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, तब भी रोहित वेमुला ने सवाल उठाया कि पहले पोलित ब्यूरो में तो एक दलित सदस्य लाइए। वो उसकी फेसबुक पोस्ट वायरल हुई, वो फेसबुक पोस्ट उसकी वायरल हुई। अभी तक आपको नहीं मिला। चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रख ली, आप दोनों कभी एक पन्ने पर तो आएंगे नहीं। चाहती है कि सरकारी विश्वविद्यालय बंद करके प्रोफेसर संबित रागी भी जुड़ गए हैं। कर दिया जाए। प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आज कन्हैया ने जब संबोधित किया प्रेस के माध्यम से देश को, तो उसने ये भी कहा कि टैक्स पेयर्स को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनके टैक्स से पैसे से पढ़ रहा जेएनयू का छात्र कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। हम पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स की सब्सिडी से जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि जेएनयू के लोग, जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाएं। आशुतोष, आप इसे किस तरह से देखते हैं कन्हैया? क्योंकि ये बात बहुत चर्चा में आई थी जिस वक्त जेएनयू का ये पूरा मामला उछला था, कन्हैया जेल में था। उस वक्त कहा गया देखिए टैक्स पेयर्स के पैसे पर सब्सिडाइज करके इनको शिक्षा दी जाती है जेएनयू वालों को, और ये करते क्या हैं? देश के खिलाफ झंडा उठाते हैं। तो आज कन्हैया ने उसे साफ किया है। नेहा जी, मैं आती हूँ प्रोफेसर साहब, एक मिनट, आशुतोष की प्रतिक्रिया लेके आपके पास आऊंगी। जी आशुतोष। मुझे लगता है कि जो लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नहीं जानते, जो लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जानते ही नहीं, वो इस तरीके की भौंडी बातें कह सकते हैं कि वहां टैक्स पेयर के पैसे से देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। इन लोगों की बातों पर मैंने देखे हैं, मैंने देखे अपनी आंखों से आती है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 8 साल तक रहा हूं, मैं 8 साल तक रहा हूं, और वहां पे मैंने कभी मैं किसी वामपंथी पार्टी का सदस्य नहीं था। एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकर था मैं अपने आप में। और वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। अरे आप पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जानिए, समझिए, वहां की संस्कृति को जानिए। वहां कभी किसी महिला के साथ, कभी किसी बच्ची के साथ, कभी किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होती। वहां बिल्कुल हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक वर्ष 2000 में 2 मेजर्स को पीटा गया वहां पे भारत पाक मुशाहिदे में। का बच्चा 3000 दोनों शर्मा थे, बच्चा दोनों कारगिल के हीरो थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, क्या झूठ बोल रहे हैं आप आशुतोष जी? प्रेसिडेंट है। जब तक हम इस मर्म को नहीं समझेंगे, ठीक है आशुतोष, आप कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं जेएनयू को नहीं समझते। मेरे साथ यहाँ एबीवीपी से सौरभ, 11 साल से मैं इस कैंपस एक मिनट सौरभ, हाँ बोलिए हर बार भारत विरोधी कार्यक्रम यहाँ होते रहे हैं। कुछ ही लोग करते हैं लेकिन होता रहा है। हमारा मानना है पूरा जो यूनिवर्सिटी है वो देशद्रोही है। जिस तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट किया गया है गलत बात है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर ही बात होनी चाहिए। आप आंख बंद करके नहीं चल सकते। जब पूरे देश ने देखा है कि भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं और आप आंख बंद कर रहे हैं। आज जो कन्हैया ने कहा कि जेएनयू का कोई छात्र देशद्रोही नहीं हो सकता, फर्क है देशद्रोह राजद्रोह में फर्क है। आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को? अरे देश से माफी मांगो। कन्हैया ने कहा आरोप साबित होने और आरोपी होने में भी फर्क है। नेहा जी, मैं अपनी बात करता हूं। एक मिनट जी, मैं इस बात को एक एनेक्डोट के साथ आपको समझाना चाहूंगा। 2007 की घटना है। इस कैंपस में एक आयशा के एक्टिविस्ट ने एक दूसरे लड़के को पत्थर मारा था, उसका सर फूट गया, वो लड़का आईसीयू में चला गया। वो छोड़िए, अभी जो हुआ उस पर बात करो यार। आप कैसे कह रहे हैं ऐसा नहीं हुई? 2 साल की बात कर रहे हो आप कि उस लड़के ने देश को शर्मिंदा कर रहे हो। देश के अंदर, देश के बाहर आप छुपाने की कोशिश मत करिए अमीर साहब। किया जाता है और वो फिर नहीं, कोर्ट ने जब उसको कन्विक्ट किया तब वो मानता है कि मैंने गलती की थी। अरे थुकाई जगहसाई मत करिए, किस तरीके से हमारे मुल्क की थुकाई मत करिए जाता है। नहीं अमित, ये क्या ये एक ही रंग से पूरे जेएनयू को रंगने की कोशिश है? बहुत गलत। आशुतोष ने वहां पर पढ़ाई की है, वक्त बिताया है। जितिन जी आप भी अपनी बात रखिएगा। आशुतोष कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब देश के खिलाफ नारे लगे हैं कि कुछ काले बादल हैं, पर क्या आप पूरी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को खराब करेंगे? सवाल ये है अमीक। नेहा जी, बादल हैं जिनको लेफ्ट नेहा जी ने उनको पाल करके रखा है। वो वही काले बादल हैं, नीले आसमान पर लाल सितारा। ऑर्गेनाइजेशंस ने लेफ्ट इससे ये डर गए हैं बीजेपी आरएसएस वाले। साल दर साल उनको और मैं आपको कह देना चाहता हूं, रोहित वेमुला ने झंडे वाला की चूल्हे हिला दी।
कन्हैया कुमार उसने ने आपको छोड़ा, वो घृणा पूरे करता देश था के आपसे। नौजवानों ने झंडे वालों को हिला पेपर दिया। पूरा छपा आपसे हुआ। प्यार वो इन्होंने अम्बेडकर की शरण में गया वो। सत्ता को इस्तेमाल करके आपसे प्यार करता था। हमारे से करता था, हम अम्बेडकर एबीवीपी के को। नेता सौरभ जी बैठे हैं, वो लड़का है ये महेश गिरी सांसद है बीजेपी के, एक अलग उसको इस्तेमाल करके 20 नाम दिए गए। और ये जो फर्जी वीडियो है, ये सौरभ जी हैं जिन्होंने महेश गिरी को वीडियो दिए। मैं तो चाहता हूं देश सौरभ में जी, एक आपका जांच आरोप लग रहा बैठे, है बड़ा, आप सुन तो महेश लीजिए, गिरी तभी तो जवाब दे पाएंगे। सांसद और ये सौरभ, इन सारे लोगों को इसके घेरे में लाकर जेएनयू को जब बदनाम किया गया, सौरभ, देश की जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सौरभ है, कुमार जी, ठीक है अमित जी, बंधक बनाया गया हमारी अदालत अरे आप लोग को। सब साथ इन बोल सारे रहे हैं। लोगों के खिलाफ एक मिनट, बाकियों का ऑडियो प्लीज जांच के दायरे में लाएं। कोई बात नहीं। सौरभ कुमार जी, आप पे बड़े आरोप लग रहे हैं, आप सुनिए तो सही, कस्टडी कह देते हैं। आप सुनिए तो सही सौरभ, वो आरोप लगा रहे हैं आप पे कि ये जो पूरे फर्जी वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियो चल रहे हैं, इसमें तो आपकी भी भूमिका रही है, ये सब चीजें बना करके आगे देना। जो एक स्टूडेंट ने लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रखा है, उसको गालियां दी है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी रखता था। हाँ, और लेफ्ट की आइडियोलॉजी ने इस कैंपस में क्या किया वो सबको पता है कि जब 9 तारीख को जो डीएसयू के ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स ने वो वीडियो प्रोग्राम कहाँ एडिट अरेंज करवाया किया, था, ये बता दो, सारे सौरभ लेफ्ट जी। ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सहायता ठीक की। है, हम चलिए बड़े सवाल की पांच तरफ सही आते हैं। हैं, बड़ा पांच सवाल सही क्या हैं। क्या, एक मिनट और जीते वो भी दीजिए। बड़ा सवाल क्या वीडियो है, एडिट कहाँ करवाया था बताइए देश के ये सामने। क्या हो रहा है? क्या ये वाकई में छात्रों से डरकर उनको इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश है? जेएनयू को एक ही रंग से रंगा जा रहा है? प्रोफेसर आगे मेरे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, क्यों शक क्यों हो रहा है बात में? कन्हैया बार बार कह रहा है देश विरोधी नारे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जेएनयू का कोई छात्र देश विरोधी हो नहीं सकता। आप सिडिशन लगाते हैं ताकि आप संविधान के साथ खड़े लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। 9 तारीख को क्यों किया? एक मिनट, प्रोफेसर आगे को जवाब देने दीजिए। जी नेहा राज जी, नेहा जी, कन्हैया का भाषण एक मजे मजाए एक राजनीतिज्ञ की तरह है। आप उसमें बहुत सारे निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत उसे संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो संवेदनशील है नहीं। ये सब पुराने पिटे हुए वामपंथी जुमले हैं जिसका सहारा वो लेकर के उस जेएनयू कैंपस में, जहां अपने ही मांद के अंदर कोई आदमी दहाड़ रहा हो, वो वही बात किया है जो पुराने तरह से जेएनयू में चला आ रहा है। इसमें बहुत ज्यादा अर्थ निकालने की जरूरत आपकी बात नहीं पे है। सब मुस्कुरा रहे हैं, आशुतोष भी मुस्कुरा, आशुतोष आप नहीं, क्यों नहीं, मुस्कुरा रहे हैं? एक मिनट, वो नेहा कह जी, रहे हैं नेहा- जिससे हमें भी डर रहता है कि डायलॉग रोने है, लग जाएं। चलता रहा है ये, इसमें कुछ नया नहीं है। आप नेहा नहीं जी कुछ जरा तो सुन शुरू तो लो। कर रहे हैं। नेहा जी, अच्छा ठीक है अमित जी, एक मिनट, नेहा एक जी- मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अमित जी, शांत हो जाइए। नेहा, यदि आप मुझे बात नहीं हाँ, रखने पूरा देंगे कर तो कोई दीजिए। मतलब नहीं है। प्रोफेसर आगे साहब पूरा कर लीजिए आप, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि ऐसा आप सब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। हाँ। दूसरी बात यह है कि आखिर बेल मिला है, कोई उससे मुक्ति नहीं मिली है। कंडीशनल। प्रोफेसर रागी, जो बात हम कहते हैं, जो आप कहते हैं, वही तो कह रहा है कन्हैया भी कि अफजल गुरु मेरा आदर्श नहीं है और देश के कानून ने सजा दे दी। नेहा जी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम गलतियां कर देते हैं तो उसके बाद हमको पश्चाताप होता है, उसके बाद का जो विमर्श होता है, बाद का जो निष्कर्ष होता है, बाद की जो हमारी कथनी होती है वो अलग होती हैं। सब कोई पूरा देश जानता है, हो सकता है मैंने भी नहीं देखा है कन्हैया ने देश विरोधी नारे लगाए, लेकिन जो उस दिन 9 फरवरी को हुआ था, सबने कन्हैया को देखा है, किस रूप में देखा है सारा पूरा देश जानता है। उसी 9 फरवरी को, और ये कोई आज की घटना नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी एक कोई बंधु वहाँ पर बैठे हुए थे, जेएनयू में ऐसा नहीं होता है, ये जुमले और नारों की बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 1996 में वहाँ का एक फैकल्टी मेंबर जो है वो आप कह रहे हैं होता रहा है। देखिए आपकी बात पर आशुतोष देना चाहते हैं प्रोफेसर, मैं आती हूं आपके पास। टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज में आज से नहीं है, बहुत वक्त से हो रहा है और अब कन्हैया अपनी छवि सुधारने के लिए ये कर रहा है, उसकी फंडिंग करते हैं। ये कोई प्रोफेसर आगे अब जवाब कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कह रहा है, वो जेएनयू का फैकल्टी खुद इस बात को कह रहा है। आशुतोष, वो जेएनयू का फैकल्टी कह रहा है, कोई नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि पूरा जेएनयू इसमें शामिल है, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि पूरा जेएनयू की फैकल्टी इसमें शामिल है, किसी ने ये नहीं कहा है कि जेएनयू का पूरा छात्र इसमें शामिल है। लेकिन और 9 फरवरी को जब ये हुआ तब कन्हैया वहां था। प्रोफेसर आगे कह रहे हैं आप इसी तरह देखिए इसको, और कुछ मत देखिए, इसके आगे पीछे ऐसे ही देखिए। आशुतोष, मैं आपका जवाब चाहूंगी। सवाल ले लीजिए। मैं आती हूँ सर, आपके पास अमित जी आऊंगी, पहले आशुतोष की प्रतिक्रिया। अगर जवाहरलाल नेहरू में ऐसा कुछ हो रहा था तो इस देश के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं
अगर इस देश के अंदर आतंकवाद है, देशद्रोही गतिविधियां हो रही, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री के होने के नाते नरेंद्र मोदी को भी यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि हां, तो आप खुद कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, क्या कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं। अरे भाई, जब आपने देखा नहीं कन्हैया को कोई देश राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हुए, तो आप क्यों उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? ठीक है जितेंद्र जी, ये बहस बहुत आगे तक चलेगी। कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? अगर प्रोफेसर साहब ने नहीं देखा, प्रोफेसर हबीब, अगर प्रोफेसर साहब ने नहीं देखा, तो ये हक उनको किसने दिया है? ठीक है, एक मिनट, मैं इसमें ये कहना अगर- चाहूंगी। अच्छा अगर प्रोफेसर हबीब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कन्हैया ने इतना कुछ कहा है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं प्रोफेसर रागी, अभी तो सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, क्लीन चिट थोड़े ही मिली है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि रोहित ये कन्हैया ने 11 को या आज कल रात को पहला भाषण नहीं दिया है। उसका अपना प्रेसिडेंशियल डिबेट जो जेएनयू में हुआ, चाहे हम यूजीसी ऑक्यूपाई के तहत उसके तमाम भाषण को देख लें, और वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है और यही बात सरकार को परेशान कर रही है। आप रोहित वेमुला पे कुछ भी कहें, हम ये समझते हैं कि ये जो सारे संघर्ष इकट्ठे आ रहे हैं, इसी से सरकार परेशान हो रही है और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट था जेएनयू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट पे हमला बोलना। और एक और बात मैं इसमें कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सरकार ने रोहित वेमुला के केस को और जेएनयू के केस को हैंडल किया है, उस पे हमारा सवाल होना चाहिए कि क्या राजनाथ सिंह जब सैयद हाफिज का नाम लेते हैं, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कन्हैया ने कहा वो एक विद्यार्थी है, अपनी पढ़ाई करेगा, लेकिन आपको बता दें इस पूरे प्रकरण के बाद अब सीताराम येचुरी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करेगा कन्हैया। एक आखिरी सवाल, कन्हैया एक उभरता चेहरा लेफ्ट पार्टीज को मिला है, उनको भी बंगाल में इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव प्रचार के दौरान, छात्रों के बीच ले जाए? क्यों नहीं, बंगाल के अंदर जितने भी लेफ्ट के सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो सब भाग लेंगे, कन्हैया सहित हाँ वो करेंगे। अब ये देखिए, पहली बार अब कुछ नजर आ रहा है देश को कि लेफ्ट के लोग है क्या, लेफ्ट के नौजवान है क्या। और जब आप ही लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि लेफ्ट के साथ नौजवान नहीं जुट रहा, अब बताइए। तो आपने सीताराम येचुरी को सुना, सीपीएम के महासचिव कह रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में कन्हैया प्रचार करेगा। लेकिन इससे पहले जब प्लान ऑफ एक्शन कन्हैया से पूछा गया था तो उसने कहा था कि मैं एक विद्यार्थी हूं, राजनेता नहीं। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। और हमारे कैंपस के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधि मुझे चुना है, इससे ज्यादा मैं अभी सोच नहीं रहा हूं। तो प्रचार करने तक अब ये बात पहुंची है जहां पर सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि कन्हैया को प्रचार के लिए लगाएंगे पश्चिम बंगाल में। जितेंद्र जी, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? मैं प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि वो स्वतंत्र है प्रचार करने के लिए, लेकिन वहां पे जो मृत रोहित वेमुला है वो भी प्रचार करेगा इस विचार के साथ कि रोहित वेमुला हेटेड, रोहित वेमुला को मार्क्सवाद से नफरत हो गई थी और उसका जवाब कन्हैया को देना पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, मेरा ये कहना है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने पूरे पार्लियामेंट में रोहित वेमुला पे मिसलीड किया पार्लियामेंट को, उससे साफ जाहिर है कि आपकी एलर्जी हो रही है इन सारे के सारे मूवमेंट्स का इकट्ठा आने पे। ये बिल्कुल साफ हो रहा है। अमीक का एक सवाल है जी, अमीक पूछिए अपना सवाल संक्षेप में। प्रोफेसर रागी से सवाल है। मैं प्रोफेसर रागी से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करते हुए पूछना चाहता हूं। वो प्रोफेसर इसलिए हैं क्योंकि स्टूडेंट हैं देश के अंदर, स्टूडेंट नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं है। मैं जनाब से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर जरा सा भी राष्ट्रवाद की भक्ति है, जरा सा इस देश से प्रेम है, तो अफजल गुरु को जो पार्टी शहीद मानती है, पीडीपी, जिनके साथ आरएसएस का राम माधव जी बैठा हुआ है कश्मीर के अंदर, हिम्मत है तो उस राष्ट्रद्रोह पार्टी ने जो राष्ट्रद्रोह किया है, अफजल को जो मार्टर मानती है, आज देश जानना चाहता है कि प्रोफेसर रागी उस पार्टी के साथ को क्या मानते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद वापस हम अपनी चर्चा की तरफ आएंगे। प्रोफेसर रागी, बहुत संक्षेप में इसका जवाब, फिर वापस चर्चा पे आएंगे। ऐसा है कि जिस बंधु ने प्रश्न किया है उनको मालूम होना चाहिए कि वहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार है, उससे हमारा कोई लेना देना वास्ता नहीं है। एक दूसरी बात, अब ये पता पूरा देश को लग गया कि अब ये एक मिनट बड़ा सुन लीजिए। हाँ। अब इस देश को पता लग गया कि सीताराम येचुरी जवाब सुन लीजिए सर, एक मिनट जवाब सुन लीजिए। अब इस देश को पूरा पता लग गया है कि सीताराम येचुरी जवाहरलाल नेहरू क्यों गए थे।
आज अभी पता लग गया कि बंगाल में उसको घुमाने वाले हैं। यही राजनीतिकरण था, ये जेएनयू को इस दरवाजे तक ले आया है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये पूरे जिसको कहते हैं बहुत वर्षों से ये काम चला रहा है जेएनयू में। ये वही दर्द है जो सीताराम येचुरी को जेएनयू तक ले जाया गया था। जेएनयू का राजनीतिकरण बीजेपी ने नहीं किया और न संघ ने किया। जेएनयू का राजनीतिकरण जो है वो सीताराम येचुरी और राहुल गांधी ने किया। आशुतोष, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर रागी कह रहे हैं कि भैया इसके बाद आप पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए ले जाएंगे, तो इस प्रकरण का माइलेज आप कौन ले रहा है? इस प्रकरण का माइलेज चुनाव में? नेहा, एक और बात पर आऊंगी, पहले पहली बात का जवाब ले लूं ना। जितने भी अम्बेडकराइट हैं वो वामपंथियों से घृणा करते हैं। जितने भी अम्बेडकराइट हैं वो वामपंथियों से घृणा करते हैं। ये दुर्भाग्य। ठीक है, एक मिनट प्रोफेसर रागी, अमित जी एक मिनट। आशुतोष, बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। कश्मीर पे बोलो, कश्मीर पे बोलो। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि कोई प्रोफेसर इतनी तीखी बात, इतनी घृणा से भरी हुई बात कैसे कर सकता? मुझे तो इसमें बड़ी हैरानी हो रही है कि आप छात्रों को क्या पढ़ाते होंगे। अरे भाई, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कहाँ प्रचार करने जाए, प्रचार करने ना जाए, बिल्कुल आपका क्या लेना देना? हमने तो आपके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। आप इतनी नफरत भरी बात में आपसे मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ, आप प्रोफेसर हैं। आप अगर विनम्र होंगे तो आपके छात्र भी विनम्र होंगे। चलिए, हम इस चर्चा के आखिरी चरण में हैं और वक्त मेरे पास कम है, इसीलिए सबसे पहले आशुतोष आपसे बहुत संक्षेप में मैं टिप्पणी चाहूंगी। क्या कन्हैया के इन सवालों के बाद वाकई में मोदी सरकार के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं? आशुतोष हमारे साथ नहीं है, तो ये सवाल, इसका जवाब जितेंद्र जी आप संक्षेप में, क्या ये सवालों से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं मोदी सरकार की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किलें में वो स्वयं अपने आप को पा रहे हैं। बल्कि सोशल मीडिया में कई दलित रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे ट्वीट ये किया कि जो जेएनयू के अंदर साम्यवाद जो है, कार्ल मार्क्स के साथ साथ गौतम बुद्ध का साम्यवाद भी पढ़ाया जाए और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदल के महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी किया जाए, ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो अब हम अम्बेडकर के तरफ जा रहे हैं, अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए। कोई दिक्कत मोदी सरकार के लिए नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर रागी, बहुत साफ कन्हैया ने कहा कि मुझे आजादी चाहिए, भारत में परेशानियों से, भारत से आजादी नहीं चाहिए। नेहा साफ है, मुझे न कन्हैया के नेहा न मुझे कन्हैया के प्रति आक्रोश है, न है जेएनयू के किसी छात्र के प्रति। मुझे उसके उल्टा मुझे दुख है कि कैसे नौजवान छात्रों को, कैसे कर्मठशील छात्र को वामपंथ के ठेकेदार उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उसकी समिधा बनाए हुए हैं। दुख इस बात का है कि एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को उसके वामपंथी ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीति के लिए, नहीं तो आप ध्यान से देख लीजिए, सीताराम येचुरी का आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपको निष्कर्ष स्वतः मालूम हो जाएगा। बेमुला के प्रति उनका कोई आकर्षण है ऐसा नहीं है, वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही कर रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हो रहा है ये सब। बिल्कुल। ये बहुत ही बेहुदा बात है और मैं ये समझती हूँ कि चाहे कन्हैया कुमार हो या तमाम स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं, वो बिहार में भी जाकर उन्होंने कैंपेन किया और वो आगे जाके भी चुनावों में कैंपेन करेंगे। इस चीज से आप देखिए, कन्हैया बहुत स्पष्ट है अपनी बातों में, कन्हैया बहुत स्पष्ट है पॉलिटिक्स में, और वो जरूर लोगों से जाके कनेक्ट करेंगे। और रोहित वेमुला पे भी जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने संघर्ष को आगे बढ़ाया है, दलितों की क्या समस्याएं हैं उन पे सवाल उठाया है, जिस तरीके का ऑटोनॉमी पे यूनिवर्सिटीज में इस समय दखल अंदाजी हो रहा है, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे FTII हो, चाहे मोदी सरकार की मुश्किलें आप जो प्रहार कर रहे हैं उस पे सवाल उठा रहे हैं, आप घिर गए हैं, आप घिर गए हैं। ये चर्चाएं आगे भी चलती रहेंगी। इस पर जो दर्शक है फैसला उनका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।